आज हम स्टार्ट करें बच्चे अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन की अगर बात करें बच्चे तो यहाँ पर हमने जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल कंज्यूम किया है, हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, फैट कंज्यूम किया, प्रोटीन कंज्यूम किया, उस कॉम्प्लेक्स फूड को कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कैसे उसको उसके मोनोमर्स ग्लूकोज में कैसे तोड़ दिया जाए, प्रोटीन जो हमने कंज्यूम किया है कैसे उसको उनके मोनोमर्स अमाइनो एसिड में तोड़ दिया जाए, इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बात आती है सर, इस कार्बोहाइड्रेट को जो आपने कंज्यूम किया है, इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ही क्यों है? तो हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, वो क्यों खा रहे हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, बॉडी को हमारी एनर्जी मिले। और फूड से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये प्रोसेस हमारी सेल के अंदर चल रहा है बच्चे। रेस्पिरेशन जो है इट इज अ सेलुलर प्रोसेस, हमें पता है सेल के अंदर चल रहा है। यानी सर ये जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये जो हमने कंज्यूम किया है, इससे अगर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करानी है तो इस फूड पार्टिकल को इन सेल के अंदर एंटर कराना पड़ेगा। कहां पे सर? सेल के अंदर एंटर कराना पड़ेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल हैं, इन्हें हमारी सेल एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है? दे आर नॉन एब्सॉर्बेबल। कैसे होते हैं सर ये लोग? दे आर नॉन एब्सॉर्बेबल, हमारी सेल इनको एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो जब एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है तो सर हमारी सेल उन्हें यूज भी नहीं कर पाएगी, उनको तोड़कर एनर्जी भी नहीं बना पाएंगे मुझसे। इसलिए बच्चे हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नॉन एब्सॉर्बेबल जो फूड पार्टिकल जो हमने कंज्यूम किया है, इसे सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हमारी सेल उन्हें एब्सॉर्ब कर सके, फिर हमारी सेल उन्हें तोड़कर उससे एनर्जी बना सके, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हमने जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट हमने अलग अलग फॉर्म में कंज्यूम किया है, कैसे उसे हम ग्लूकोज में तोड़ दें, उनके मोनोमर्स में तोड़ दें। जो हमने प्रोटीन कंज्यूम किया है, किस तरह से उस प्रोटीन को हम अमाइनो एसिड में तोड़ दें। ये सब हमें बच्चे यहाँ पर मैकेनिज्म समझनी है वहां पर। और जब मैं आपको पूरा ये प्रोसीजर समझाऊंगा तो वहां पर आप देखेंगे बच्चे, ये जो कॉम्प्लेक्स नॉन एब्सॉर्बेबल फॉर्म को सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये एक तरह का मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है? यहाँ पर सर कुछ केमिकल्स का यूज होगा जिसको हम बोलेंगे एंजाइम्स, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारा माउथ से लेकर एनल ओपनिंग तक, अपना पूरी हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इनमें कई सारी ग्लैंड प्रेजेंट है। वो ग्लैंड इन एंजाइम्स को, इन बायोकेमिकल्स को रिलीज कर रही होंगी। और यहाँ पर हमारी जो पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक है बच्चे, में मसल्स लगी हैं, और वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो उसकी वजह से हमारी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है। सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अगर हम माउथ की बात करें तो जो खाना हमने खाया है उसको हमारे जो टीथ हैं क्या कर रहे हैं, उसको तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और ये खाने को तोड़ने मरोड़ने का जो काम है, ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी चल रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं जो प्रोसेस इट इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पर कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम लगेंगे और इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। हमारे फूड को फिजिकली यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, उनको है ना, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी हम आगे जैसे समझते चलेंगे अपने इस चैप्टर को, ये सारी चीजें क्लियर होते चली जाएंगी हमारी। तो डाइजेशन की बात कब आएगी सर? जब हम खाना कंज्यूम करेंगे, है? तो यहाँ पर जो पूरा सीक्वेंस है जो हम फॉलो करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज पहले हम इंजेक्शन की बात करेंगे। पहले हम खाने को क्या करेंगे? कंज्यूम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। फिर वो जो खाना हमने खाया है, जो कंज्यूम किया है, फिर उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। उस खाने के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। जो प्रोटीन है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीजें चलेंगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। और जब हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर उस सिंपल फॉर्म को, वो जो सिंपल फूड है, उसे क्या करेंगे? हमारी सेल एब्सॉर्ब कर लेंगे। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो सेल्स हैं पहले वो एब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है? तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो सेल्स हैं उनसे इन फूड को एब्सॉर्ब कर लेना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखेंगे धीरे धीरे आगे चलेंगे तो और बहुत सारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, सारी चीजें आएंगी। एंटेरोसाइट बोलेंगे हमने, है ना, अपनी जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, तो वो सब चीजें मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। बस आप पहले ओवरव्यू देखो क्या चलने वाला है यहाँ पर सब कुछ, है। फिर उसके बाद क्या होगा सर? एब्सॉर्ब करने के बाद उस फूड को ब्लड कैपिलरीज में, ना, हमारी जो वो सेल्स होती हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, उनके साथ ब्लड कैपिलरीज भी एसोसिएटेड है ना। तो वो क्या करेंगे सर? वो जो फूड हम इन सेल ने एब्सॉर्ब किया है वो इस ब्लड कैपिलरीज में रिलीज कर देंगे। फिर हमारे ये ब्लड वेसल क्या करेंगे? उस फूड को लेके पूरी बॉडी में दौड़ेंगे। उस फूड को लेकर पूरी बॉडी हमारे दौड़ रहे हैं सिंपल फॉर्म को लेके।
और फिर जहां जहां जाएंगे सर वहां वहां हमारी बॉडी की जो एक एक सेल है सबको एनर्जी चाहिए, उसके लिए फूड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, सिंपल फॉर्म चाहिए। तो वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी के सेल उस डाइजेस्टेड फूड को फिर दोबारा एब्जॉर्ब करेंगे और उसको खुद यूज करेंगे अपने काम के लिए। तो उसे हम बोल रहे हैं एसिमिलेशन, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन, कि हमारी बॉडी की सेल उसको डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फूड को यूज कर रही है। और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह गया, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, ऐसा फूड जो हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पड़ा रह जाएगा, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो पड़ा रह गया हमारे ट्रैक्ट के अंदर ही पड़ा रह गया। ठीक है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को, अनएब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना, हमें उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेशन, है ना। इंजेशन खाना खाया, इजेशन बाहर निकाल दिया ना, इजेशन और डेफिकेशन बोल रहे हैं उसे। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस होगा हमारे पढ़ने में, यहाँ पर कैसे हमें आगे बढ़ना है, सारी चीजें हमें इसी ऑर्डर में हम आगे सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चे, जो भी हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर क्या है सर, यही हमारे मैक्रोमोलेक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, लेकिन है तो ओवरऑल यही सारे आपके न्यूट्रिएंट्स। इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर अगर हम बात करें, जो मैक्रोमोलेक्यूल, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब जो चीजें हैं बच्चे हमारी, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं को तोड़कर हमारी सेल एनर्जी बनाएगी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब मैंने आपको पहले बताया था। कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनको तोड़कर जब एनर्जी बनाते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। प्रोटीन को तोड़कर जब एनर्जी बना रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो सारी चीजें ना, तो यहाँ पर इनको तोड़कर, ये जो हमारे फूड है, ठीक है, इनको तोड़कर क्या करेंगे सर, हमारी सेल एनर्जी बनाएंगे। तो वही मैंने लिखा कि ये जो हमारे फूड के कंपोनेंट हैं, दे आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। और वही हमारे जो बाकी कंपोनेंट है, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले जो अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस जो चल रहे हैं, जो अलग अलग जो हमारे बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस चल रहे हैं, उन प्रोसेस को कराने के लिए इनकी जरूरत होती है ना बच्चे। अलग अलग जगह पर आपकी बॉडी में यूज होंगे, देखेंगे विटामिन्स का कहां काम आ रहा है, वाटर की अगर बात करें बच्चे, तो ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी को एक मीडियम, हमारे बॉडी के अंदर किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। इसी के अंदर सारी चीजें घोलकर बॉडी में फैला रहे हैं। तो ये वाटर हो गया सर, वैसे आपके विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें बच्चे हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हमारे बॉडी के अंदर चलने वाले जो अलग अलग प्रोसेस है उनमें ये यूज हो रही है ना। वहां पर उन प्रोसेस को कैटलाइज करा रहा होगा, कोई एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा होगा। देखा था हमने एंजाइम, बहुत सारे आपके विटामिन्स थे जो कि एक्टिवेटर का काम कर रहे थे, कोफैक्टर का काम कर रहे थे ना। बहुत सारे मेटल एंड मिनरल्स है जो कि आपके कोफैक्टर का काम करते हैं। ये सारा काम इन लोगों का। और डाइजेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें बच्चे, तो दो तरह का डाइजेशन प्रोसेस हमारे एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है, दैट इज इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या हुआ सर, जैसे हमारे जो बहुत ही प्रिमिटिव जो हमारे एनिमल्स हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, फिर पोरीफेरा हो गया, ये जो आपके सिंपल प्रिमिटिव जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये इनकी जो सेल है, ये इनकी सेल क्या कर रही है, डायरेक्टली फूड को पहले अपने अंदर लेकर जा रही है, और इनकी सेल के अंदर ही वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यही सेल के अंदर ही उस फूड का डाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इन तरह के ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर इस तरह का डाइजेशन चल रहा है, बोल रहे हैं कि दिस इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। वही हम बात करें हमारे ह्यूमंस की, अगर हम बात करें, जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो हम अभी पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले, ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है बच्चे, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, इन ट्रैक के साथ एसोसिएटेड जो सेल्स हैं, इन ट्रैक के साथ एसोसिएटेड जो सेल बच्चे, इन सेल के अंदर ये एबिलिटी है एंजाइम बनाने की, और ये सेल क्या करती हैं, उन एंजाइम को बनाकर इस ट्रैक के अंदर रिलीज कर देती हैं। ठीक है, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, इस ट्रैक के अंदर ही एंजाइम्स को रिलीज कर दिया जा रहा है, देख रहे हैं। और ये फूड आपका जो है, फूड कहां पर आ रहा है, इस ट्रैक के अंदर आ रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर आ रहा है, इसके ल्यूमेन में ये फूड पड़ा हुआ है, और इसी ल्यूमेन के अंदर ही इस फूड को फिर डाइजेस्ट किया जा रहा है, यहीं पर इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये इन सेल के बाहर इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ल्यूमेन के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है बच्चे। और फिर जब इस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो फिर इस सिंपल फॉर्म को हमारी जो सेल है ये एब्जॉर्ब कर रही है, और फिर यहां से इनके साथ एसोसिएटेड जो ब्लड वेसल है वहां डालकर इनको पूरी बॉडी में भेज दिया जा रहा है। जो भी हम आपको आगे डिस्कस करूंगा, बहुत इजी हो जाएगी हमारे लिए सारी चीजें आगे चल के। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर ये समझ में आ गया कि हमारे ह्यूमंस के अंदर ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये सेल के अंदर नहीं चल रहा, बल्कि सेल के बाहर चल रहा है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ल्यूमेन में चल रहा है। And this type of digestion is called extracellular digestion, and इसी तरह के डाइजेशन को हम बोल रहे हैं extracellular digestion। तो हमारे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा के अंदर आपको ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन मिलेगा, जहां की सेल के अंदर ही डाइजेशन चल रहा है।
वही हम बात करें प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट तक की जब बात करेंगे तो इनके अंदर डाइजेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर मिलेगा, मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये पूरा आपका डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। वही हम बात करें कुछ हमारे ऐसे मेंबर है, जैसे कि आपने पूरा एनिमल किंगडम पढ़ा है बच्चों, और एनिमल किंगडम में मैंने आपको बताया था पूरा एकदम इवोल्यूशनरी ऑर्डर के हिसाब से हमने पढ़ी है बातें, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, तो हमने पूरा इवोल्यूशनरी ऑर्डर के हिसाब से सारी चीजें डिस्कस की है वहां पर। तो जब वहां पर आपने देखा कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा से कौन आ रहे हैं आपके सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, तो ये जो हमारे मेंबर हैं सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा के जो मेंबर हैं ये लोग सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि किस तरह से सेल के बाहर किस तरह से डाइजेशन किया जाए, ये सीख रहे हैं ये लोग। लेकिन अभी तक पूरा ये सीख नहीं पाए हैं, अरे बस हमें अब ये लोग सीख रहे हैं। तो इनके अंदर हमें दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, अंदर तो ये लोग खाना पचा ही रहे, ये बाहर भी इनके अंदर क्या कर रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर भी चल रहा है और इंट्रा सेलुलर भी चल रहा है। अरे बस हमें और ये टिनोफोरा के बाद के जो मेंबर है हमारे, इन्होंने पूरी तरह से सीख लिया सेल के बाहर डाइजेशन करने का, तो अंदर इन्होंने बंद कर दिया। अरे बस में ऐसा कुछ चल रहा है पूरा आपका ये पूरा इवोल्यूशनरी ऑर्डर है ना, चेंजेस चल रहे हैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप। और ये चेंजेस मैंने आपको हर जगह दिखाया बच्चे, मैंने जो आपको पूरा एनिमल किंगडम पढ़ाया वहां में बताया सारी चीजें, एकदम इवोल्यूशनरी ऑर्डर मैंने बताया आपको सारी चीजें हैं। तो वही यहाँ पर भी चल रहा है। तो जब सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही डाइजेशन चल रहा है, मतलब दोनों भी, क्योंकि ये लोग सीख रहे हैं ना, जैसे बोलेंगे लोग सीख रहे हैं इसलिए दोनों कर रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारे ये टिनोफोरा बताया मैंने, टिनोफोरा की इवोल्यूशन से आगे प्लैटीहेल्मिन्थ बने हैं। तो ये टिनोफोरा के जो मेंबर जो पूरी तरह से सीख चुके होंगे और बाकी सारे भी चेंजेस आ गए होंगे, तो उनको उठाकर हमने एक अलग ग्रुप बना दिया, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ। तो प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक हमें फिर केवल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें कॉर्डेट्स में हमारे ह्यूमंस आ रहे हैं, मैमल्स आ रहे हैं, मैमल्स ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं बच्चे। तो अब ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, सारी चीजें देखते हैं यहाँ पर। अगर ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बच्चे, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या चीज, एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी ये दोनों चीजें मिलकर क्या करने वाली हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली है। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो इसका क्या रोल होता है बच्चे, तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये सरफेस प्रोवाइड करती है किस चीज के लिए, उस डाइजेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। हमारा जो फूड है इसी एलिमेंट्री कैनाल में रखा होगा, और ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करेंगे, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करेंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, और वो एंजाइम क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और उस प्रोसेस को कराने के लिए जो सरफेस है वो कौन प्रोवाइड कर रही है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल। अगर अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात करें बच्चे, तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए माउथ, ये जो ओपनिंग है यहां से हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो गया। माउथ के बाद क्या आएगा बताओ, माउथ के बाद यहाँ पर ये ओरल कैविटी आएगी, ओरल कैविटी के बाद आगे चलेंगे तो क्या आएगा आपका, ये फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के आगे चलोगे तो क्या आएगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। फिर उसके बाद आएगा जेजुनम, फिर उसके बाद आएगा इलियम, इलियम के बाद क्या हो जाएगा, फिर ये इलियम जाकर ओपन हो जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट आएगा सीकम, फिर ये कोलोन, कोलोन के तीन पार्ट असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन, फिर ये कोलोन के बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है वो आपका रेक्टम, यहाँ पर रेक्टम आ गया, देखिए ये कोलोन जाकर खुल गया रेक्टम में, और रेक्टम के बाद क्या आएगा, रेक्टम जाकर ओपन हो जाएगा एनस में, ठीक है। एनस के थ्रू क्या कर देंगे हम, डिफिकेशन करा देंगे। तो ये हमारा पूरा जो है ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, यहाँ से माउथ से लेकर ये एनल ओपनिंग तक, ये कंप्लीट आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। और ये जो हमारी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये जो है ये एक सिंगल ट्यूब से बनी है। अगर अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एक सिंगल ट्यूब से बनी, देखो ये ट्यूब, अब यही ट्यूब क्या होगी, ये ट्यूब कहीं पर ऐसे इसकी वाइडनिंग हो गई, कहीं पर हाईली क्वाइल्ड हो गया ये, ठीक है, फिर कहीं स्ट्रेट हो गया, फिर कहीं मोटा हो गया, कहीं पतला हो गया, फिर ये जाके सीधे कैसे पूरा, तो ये ऐसे कुछ कहानी चलने वाली है यहाँ पर, शायद समझ में आ गया आपको, ठीक। तो ये एक सिंगल ट्यूब, ठीक है, यही ट्यूब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वो क्वाइलिंग होगी, उसकी बेंडिंग होगी, और अलग अलग हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट बनते चले जाएंगे। तो कहीं तक हम बोलेंगे ईसोफेगस है, कहीं बोलेंगे हमारा स्टमक है, तो इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। और ये जो हमारी एक सिंगल ट्यूब है, इस सिंगल ट्यूब को हम तीन रीजन में डिवाइड कर देते हैं, बोलते हैं फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। अब ये जो एक सिंगल ट्यूब है, इसकी कहां तक की एरिया को हम बोलेंगे कि ये फोरगट है, कहां तक बोलोगे कि ये मिडगट है, और कहां तक आपका हाइंड गट आता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम फोरगट की बात करें, देखो तो यहाँ माउथ से लेकर, माउथ से आओ अंदर आइए आप, ओरल कैविटी, हमारी फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, फिर ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम की अगर बात करें बच्चे, तो इसका एक ये पार्ट हो गया जो कि स्ट्रेट है, फिर इसका डिसेंडिंग पार्ट हो गया, फिर एक इसका ऐसा पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक का ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इसका और ये सेकंड पार्ट,
ये जो सेकंड पार्ट, यहां तक का जो पार्ट होता है माउथ से लेकर और ड्यूडेनम का जो सेकंड पार्ट है, यहां तक हम बोलते हैं कि हमारी फोरगट है। ठीक है, यहां तक की जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं कि हमारा ये फोरगट का पार्ट हो गया। अब इसके आगे और आगे चलो देखो, फिर ये थर्ड पार्ट आ जाएगा ड्यूडेनम का, उसके बाद आपकी आ जाएगी जिजोनम, इलियम, सारी चीजें आ गई। इलियम जाकर खुल गया सीकम में, सीकम से और ऊपर आइए, ये कोलोन आ गया, कोलोन के बाद ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन के बाद डिसेंडिंग कोलोन। तो ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन का लगभग मान लो यहां तक का रीजन, ठीक है, 1/3 2/3 में डिवाइड करते हैं। इतना ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आप तो समझो कि ट्रांसवर्स कोलोन तक का कुछ पार्ट जो है वो आपका आएगा। ठीक, कहां से, ड्यूडेनम से लेकर और ट्रांसवर्स कोलोन तक, यहां तक मान लीजिए क्या हो गया हमारा, ये आपका जो 2/3 पार्ट है, यहां तक आपका ये मिडगट का पार्ट होता है, इसको आप बोलते हो हमारा मिडगट है। ठीक, और उसके बाद यही ट्रांसवर्स कोलोन को और आगे लेके चलो, फिर डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम, एनस, ये सब आपका किसका पार्ट हो जाएंगे, ये आपके हाइंडगट के पार्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरी एक सिंगल ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, माउथ से लेकर ड्यूडेनम तक, ड्यूडेनम से लेकर ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन से एनल ओपनिंग तक, 3 पार्ट, फोरगट, ड्यूडेनम तक, उसके बाद यहां तक आपका ट्रांसवर्स कोलोन तक मिडगट, और इसके बाद आगे चलोगे तो आपका हाइंडगट। ठीक है, मैंने दिखा रखा है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक, माउथ से लेकर एनस तक ये एक्सटेंड कर रही है। ठीक, एंटेरियरली फ्रॉम माउथ पोस्टीरियरली टू द एनस। ठीक, और इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या चीज, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। कहां से कहां तक फोरगट होगा, कहां से कहां तक मिडगट होगा और कहां से कहां तक हाइंडगट होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। और अगर हम ओरिजिन की बात करें तो कौन सी जर्म लेयर से बनी है, तो हमारी जो फोरगट है, फोरगट में जो जो पार्ट आएगा वो आपके एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। मिडगट की बात करें तो मिडगट में जो जो पोर्शन आया वो हमारा एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। हाइंडगट की बात करें तो हाइंडगट के अंदर जो भी पोर्शन आया वो हमारा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या क्या देखा, बताओ। तो एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से स्टार्ट हो गया, माउथ से फिर ओरल कैविटी में जाकर खुलेगा, ओरल कैविटी फेरिंक्स में खुलेगी, फेरिंक्स इसोफेगस में, इसोफेगस स्टमक में, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम प्रोसीड करेगा जिजोनम, जिजोनम के बाद आपका इलियम आएगा, इलियम खुल जाएगा जाकर किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन का भी पहला पार्ट क्या आपका, सीकम, सीकम खुलेगा, कोलोन, कोलोन जाएगा रेक्टम, रेक्टम से फिर एनस के थ्रू डेफिकेशन। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया। ये क्या करेंगे, ये सरफेस प्रोवाइड करेंगे हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। और इन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड वो क्या करेंगे, अपना एंजाइम सिक्रेट करेंगे। तो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी होती है यहाँ पर बच्चे देखिए, तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है हमारी ये, और गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन ग्लैंड। इन डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चे हम अपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे अपनी एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है, देखिए हमें समझ में आ गया कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के मतलब ट्यूब ही तो है ना, इस ट्यूब में खाना रखा हुआ है और ये लंबी सी ट्यूब है, इसी के अलग अलग रीजन में अलग अलग इसके पार्ट बनते हुए चले जा रहे हैं। तो इस ट्यूब की बात करें तो इसमें बीच में खाली जगह मिलेगी ऐसे आपको, ठीक है, जिसमें फूड रखा हुआ है, और ये इसकी वॉल हो गई, ये क्या हो गई, इसकी दीवारें हो गई। अब एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है बच्चे, ये 4 लेयर्ड होती है, 4 लेयर मिलते हैं इनकी दीवारों में, ठीक है। और इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अंदर से बताऊंगा, हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे अंदर वाली लेयर देखेंगे, फिर उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली, ऐसे हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर अपनी एलिमेंट्री कैनाल देखें बच्चे, जो कि पूरी पाइप है, इस पाइप का अगर एक हम क्रॉस ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट करें, ठीक है, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो कैसा दिखाई देगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ऐसा कुछ, देखिए ये, ठीक है, ये इसका ल्यूमेन हो गया, ये अंदर का ल्यूमेन हो गया, इसके अंदर फूड रखा हुआ है। ये इस ल्यूमेन के जस्ट पहली लेयर, इसके बाद इसकी दूसरी लेयर, फिर इसके बाद तीसरी, फिर चौथी, तो 4 लेयर मिलेंगी इनकी दीवालों में। 4 लेयर्ड थिक वॉल होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाली लेयर की बात करेंगे। सबसे अंदर जो किसको फेस कर रही है, इसी अंदर वाली लेयर के ही कांटेक्ट में आपका डायरेक्ट फूड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, डायरेक्ट हमारा फूड रखा हुआ है, ठीक। और कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है बच्चे एनिमल टिश्यू में कि एपिथीलियम, एपिथीलियम किसे बोलते हैं हम, तो एपिथीलियम जो होती है हमेशा वो फ्री सरफेस को फेस करती है। किसको, फ्री सरफेस को। तो ये हमारी जो ल्यूमेन होगी, ये जो हमारी ल्यूमेन एलिमेंट्री कैनाल की, इस ल्यूमेन को फेस करने वाला जो सरफेस होगा, ये सबसे पहला वाला सरफेस, ये भी आपकी एपिथीलियम होगी। और हमारी जो ट्यूब है, इस ट्यूब की जो सबसे बाहर वाली सरफेस होगी, ये भी आपकी एपिथीलियम होगी। क्यों, क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर किसको फेस करेगी, ये हमारे बॉडी के अंदर बाकी जो ऑर्गन रखे हैं उसको फेस करेगी, क्योंकि ये भी फ्री सरफेस को फेस करेगी। क्योंकि हमारी इस एलिमेंट्री कैनाल के बाहर आपका फ्री स्पेस है। इसोफेगस की बात करो तो इसोफेगस आपका यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक, लेकिन इसोफेगस के तो अगल बगल तो फ्री स्पेस हो गया ना बच्चे। तो आपकी इसोफेगस सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो भी किसको फेस कर रही है, फ्री सरफेस को फेस कर रही है। और इसी इसोफेगस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी,
ठीक है। इसोफेगस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी वो भी आपकी फ्री सरफेस को फेस करेगी। ये अंदर वाली लेयर कौन से फ्री सरफेस को फेस कर रही है? तो अंदर इसका खुद ही सर अंदर ट्यूब है तो अंदर से हॉलो है, ठीक है। तो इसके अंदर वाले सरफेस के अंदर भी क्या होगी? पूरी फ्री सरफेस आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आपकी एपिथेलियम और ये भी आपकी एपिथेलियम। अब देखते हैं क्या क्या नेमिंग दे रखी है हमने। तो ये जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है बच्चे, इस सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम म्यूकोसा। क्या बोलते हैं इसको हम? सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक है। अब उसके बाहर और आइए, आप इधर आइए, देखिए और बाहर आइए, सबसे अंदर वाले के थोड़ा सा और बाहर आओ, ठीक है। तो इसकी सेकंड लेयर है, इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। और बाहर आएंगे, बाहर वाली जो थर्ड लेयर है इसको बोलते हैं मस्कुलारिस लेयर। क्या बोलते हैं? मस्कुलारिस लेयर। और सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जो आपकी ट्यूब की सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं सीरोसा। ये हमारी सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी ट्यूब की? हमारी ये सीरोसा। यानी हमारा जो फूड है, फूड किसके कांटेक्ट में रखा हुआ है? फूड यहां पर ल्यूमेन में रखा हुआ है, और ल्यूमेन के कांटेक्ट में कौन सी लेयर है? आपकी म्यूकोसा। तो फूड हमारा किसके कांटेक्ट में? म्यूकोसा के कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि म्यूकोसा कौन सी लेयर है हमारी? ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है। सही बात है। अब इस म्यूकोसा की अगर हम बात करें बच्चे, तो इस म्यूकोसा के अंदर भी 3 सब लेयर देखने को मिलती है। मतलब हमारी म्यूकोसा ही फर्दर 3 लेयर्ड मोटी है, 3 लेयर मोटी है हमारी वॉल, ठीक है। तो उनकी लेयर के अगर हम नाम देखें तो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, म्यूकोसा की भी सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर का मतलब क्या? जो जस्ट इस ल्यूमेन के सबसे पास वाली लेयर, ठीक है। हमारी म्यूकोसा मैंने बोल दिया 3 लेयर मोटी है, तो इसकी सबसे बाहर मतलब कि हमारा जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन के सबसे पास वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं, क्या नाम दिया उसको? हमने बोला कि हमारी एपिथेलियम है। सही बात है सर, एपिथेलियम ही बोलना चाहिए उसको, क्योंकि एपिथेलियम ही हमेशा किसको फेस करती है? फ्री सरफेस को। तो फ्री सरफेस को अगर फेस कराना है तो उसको फेस करने वाली जो लेयर है उसको एपिथेलियम ही बोलना चाहिए। तो सबसे बाहर वाली लेयर बोलते हैं एपिथेलियम। इस एपिथेलियम के नीचे कौन सी लेयर मिलेगी आपको? लेमाइना प्रोप्रिया की लेयर मिलेगी, ठीक है। और उसके नीचे क्या मिलेगा आपको? मस्कुलारिस म्यूकोसा। मस्कुलारिस म्यूकोसा। तो ये 3 लेयर हो गई हमारी किसकी? म्यूकोसा की। अब इस अगर एपिथेलियम की बात करें हम, तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में कोई भी जो भी ग्लैंड है, चाहे वो एक्सोक्राइन हो चाहे वो एंडोक्राइन हो, ये जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स किस तरह की सेल का मॉडिफिकेशन होती हैं? तो हमारी जो ग्लैंड है वो किसमें बनती है? एपिथेलियल सेल्स का मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। हमारी एपिथेलियल जो टिश्यू होती हैं, उनकी जो सेल है, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू की सेल ही मॉडिफाई होती है ग्लैंड में, चाहे वो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड हो चाहे हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड हो। और कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि जो हमारा फूड यहां पर रखा हुआ है इस ल्यूमेन में जो हमने खाना रखा हुआ है, उस खाने का डाइजेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स कहां से आएगा? तो इसी ल्यूमेन के जस्ट पास वाली जो लेयर है, इसको आप क्या बोल रहे हो? म्यूकोसा लेयर। इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको आप बोल रहे हो एपिथेलियम। उसी एपिथेलियल सेल जो है, उसकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं, वही मॉडिफाई हो जाएंगे किसके अंदर? ग्लैंड्स के अंदर। क्योंकि ग्लैंड्स हमेशा एपिथेलियल सेल के मॉडिफिकेशन से ही बनता है, चाहे वो एक्सोक्राइन हो चाहे वो एंडोक्राइन हो, ये हमें पता है। तो हमारी यही एपिथेलियल सेल जो है ये मॉडिफाई हो जाएंगे ग्लैंड में, और ये क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे अपना एंजाइम्स। तो ये हमारी एपिथेलियल सेल्स यही आपको ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाएंगे और यही आपको क्या कर देंगी? यही हमारा एंजाइम्स बनाएंगे, ठीक। और जब हम अलग अलग पार्ट देखेंगे, अपने स्टमक की बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें जेजुना, मीलियम, सारी चीजें देखेंगे हम, ठीक। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की ग्लैंड बनेंगी, लेकिन सारी ग्लैंड, आप चाहे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलो चाहे इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलो, ये सारी की सारी जो ग्लैंड है वो कहां बनेंगी, कहां पर मिलेंगी? वो इसी एपिथेलियल सेल्स के अंदर वो सारी की सारी ग्लैंड मिलेंगी। और जब एक एक करके, अभी मैं आपको स्टमक पढ़ाऊंगा, इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा, तो जो जो हम पार्ट पढ़ेंगे, जो जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो जो ऑर्गन पढ़ेंगे, वहां पर उस रेस्पेक्टिव ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहीं पर पता चल गया कि वो ग्लैंड कहां पर बनेंगे? उनके एपिथेलियम की सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनेंगे वो ग्लैंड, ठीक है। स्टमक में बनी तो बोल देंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन बनेगी तो बोल देंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब देखिए, अगर इस एपिथेलियम की बात करें, ये जो एपिथेलियम होती है, ये एपिथेलियम 2 तरह की एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगी पूरे अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। कैसी है वो? तो किसी किसी रीजन में हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है, माउथ से लेकर हमने एनस तक आपको दिखा दिया पूरा, ठीक है। तो माउथ से लेकर एनस तक का जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें हमारी जो ये एपिथेलियम है, ये 2 तरह की एपिथेलियम लगी रहती है। कौन कौन सी है? तो एक तो आपकी है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और दूसरी है सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। ये 2 तरह की एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगी। अब पहली बात आ गई स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड, और मल्टी लेयर्ड बताओ, अगर आपने एपिथेलियम ही मल्टी लेयर्ड लगा दिया तो क्या वो एब्जॉर्ब कर पाएगी? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन किसका काम होता है? हमारी सिंपल एपिथेलियम का। देखा हमने एनिमल टिश्यू में सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। तो हमारी सिंपल एपिथेलियम होती है, केवल उन्हीं का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना।
ठीक है, यानी अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहां लगाएंगे हम, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सर वहां लगाइए अगर आपको लगाना है जहां पर आप चाहते हो एब्जॉर्प्शन नहीं हो, जहां पर आपको एब्जॉर्प्शन नहीं करना, जहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है वहां पर लगाओ अगर लगाना है इसको। तो अगर हम देखें, अगर अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो अगर हमें अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, कहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहां लगाया, अपनी बकल कैविटी में, फायरिंग्स में, इसोफेगस में, एनल कैनाल में, यानी इन सब जगहों पे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन एपिथेलियम से तो नहीं हो सकता। कहीं और से हो जाए तो अलग की बात है, देखेंगे वो तो, एब्जॉर्प्शन टॉपिक आने दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम कहां लगाएंगे एलिमेंट्री कैनाल में, इनको उस हर जगह पर लगाइए जहां पर आप चाहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो, और एब्जॉर्प्शन मेनली कहां पर होता है, हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो लगा दिया इनको, देखो स्टमक और इंटेस्टाइन में, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा की जो एपिथेलियम है वो कैसी होगी, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम होगी। और उसको छोड़कर बाकी जितनी भी आपने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के बारे में पढ़ा है उन सब जगह क्या लगा दो, उन सब जगह लगा दो अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी कौन सी, दोनों इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों जगह आपको यही मिलेगा सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। चलिए, ये तो हमारे म्यूकोसा की सबसे बाहर लेयर हमने एपिथेलियम की बात कर ली। अब इसके बाद जो सेकंड लेयर है उसके बारे में बात करो आप। जो सेकंड लेयर है इसको आप बोलते हो लमाइना प्रोप्रिया। इस लेयर में आपको क्या मिलेगा, तो इस लेयर में हमें लिम्फोइड टिश्यू मिलती है, लिम्फोइड टिश्यू मिलती है। और ये जो लिम्फोइड टिश्यू होती है बच्चे हमारी लेमाइना प्रोप्रिया की, इन्हीं को हम नाम देते हैं माल्ट। क्या बोलते हैं इनको, हम इधर देखिए, हमारी जो लेमाइना प्रोप्रिया के जो लिम्फोइड टिश्यू होती है इन्हीं को हम बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आप देखते हो माल्ट 50% ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन आप बोल देते हो ऐसे, ठीक। तो क्या है, कहां पर है वो यहीं पर हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक के एपिथेलियम के नीचे रखी हुई है, लेमाइना प्रोप्रिया में रखी हुई है आपकी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये जो म्यूकोसल एसोसिएटेड जो लिम्फोइड टिश्यू होती है बच्चे, ये अगर बात करोगे स्टमक की जब लेमाइना प्रोप्रिया को देखोगे तो वहां पर जो ये लिम्फोइड टिश्यू होंगी वो 1-2 के ग्रुप में होंगी, 1-2 रखी रहेंगी, ड्यूडेनम में भी 1-2, जिजेनम में भी 1-2। लेकिन जब आप इलियम की बात करोगे तो इलियम की जब आप लेमाइना प्रोप्रिया देखोगे तो इलियम के लेमाइना प्रोप्रिया में ये जो लिम्फोइड टिश्यू होती हैं ये ग्रुप में पाई जाती हैं, कलेक्टेड एक ग्रुप में रखी हुई हैं, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। क्या बोलते हैं, पेयर्स पैचेस। तो ये भी हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया हेल्थ एंड डिजीज का, ठीक है। तो पेयर्स पैचेस कहां मिलेंगे आपको बताओ, हमें ये मिलेंगे केवल इलियम के अंदर। क्या होते हैं ये पेयर्स पैचेस, तो क्या है, दे आर द एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। और ये एग्रीगेशन केवल कहां पर होता है बताओ, केवल आपको इलियम में देखने को मिलेगा। क्या बाकी जगह पर, क्या स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, क्या इनकी जो म्यूकोसा है, इनकी म्यूकोसा की जो लेमाइना प्रोप्रिया लेयर है, क्या उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू नहीं है, क्या है, वहां पर भी है, लेकिन वो इकट्ठी नहीं है, तो उनको पेयर्स पैचेस नहीं बोलेंगे। पेयर्स पैचेस कब बोलेंगे, जब वो एक जगह पर इकट्ठी पड़ी हो कई सारी। इनके पास भी है, ड्यूडेनम, स्टमक, जेजुनम के में भी है लिम्फोइड टिश्यू, लेमाइना प्रोप्रियम, लेकिन एग्रीगेटेड, इकट्ठी नहीं है, स्कैटर्ड है, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद अगर हम बात करें अपनी थर्ड जो लेयर है, हमारी म्यूकोसा की जो थर्ड लेयर है, इस थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। क्या बोलते हैं इसको हम, मस्कुलरिस म्यूकोसा। किसकी बनी है ये, देखिए, तो थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की बनी होती है हमारी, ठीक है। और लेमाइना प्रोप्रिया के बारे में लिख लीजिए, यहीं पर क्या है बताओ, ये हमेशा एपिथेलियम के नीचे जो लेयर है क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है कहीं ना कहीं है, ठीक है। इट फॉर्म द बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। किसकी बनी होती है ये, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रही है आपकी एपिथेलियम का, ठीक। और इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, इनकी जो लिम्फोइड टिश्यू होती हैं, इन्हीं लेमाइना प्रोप्रिया की जो लिम्फोइड टिश्यू है उसी को हम बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। चलिए अब इधर आइए। अब अगर हम बात करें तो हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, हमने सबसे अंदर वाली जो लेयर, इधर देखो, ये ल्यूमेन हो गया, ये ल्यूमेन हो गया। इसको फिर समझने की कोशिश करो आप। ये देखिए, ये हमने एक ये ट्रांसफर सेक्शन जो कट किया था मैंने यहीं पर ड्रॉ कर दिया। तो ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन हो गया। सबसे पहली लेयर को क्या बोला मैंने, म्यूकोसा। ये म्यूकोसा वाली लेयर है, ये देखिए म्यूकोसा लेयर हो गई। इसके बाहर जाओगे तो कौन सी लेयर आएगी, दूसरी लेयर है आपकी सब म्यूकोसा। ये देखो, ये सब म्यूकोसा मैंने बना दिया यहाँ पर। इसके बाहर जाओगे तो तीसरी लेयर मिलेगी, बताओ कौन सी, मस्कुलरिस। तो ये पूरी देखो यहाँ पर, ये मस्कुलरिस लेयर है। सर ये क्या कहानी है, इनर आउटर क्या कहानी है, देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। और जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, सिरोसा। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर हो गई,
ये सबसे बाहर, ठीक है, जो पूरे ट्यूब को कवर कर दिए। तो अगर इस म्यूकोसा की हम बात करें तो इस म्यूकोसा में क्या होगा बताओ, यहां पर देखो, यहां पर ये एपिथेलियम मिलेगी, फिर यहां पर लेमाइना प्रोप्रिया होगी, और सबसे अंदर क्या होगी आपकी मस्कुलैरिस म्यूकोसा, सबसे नीचे क्या होगी मस्कुलैरिस म्यूकोसा। तो ये अरेंजमेंट होगा आपका ऐसे। इसके जस्ट नीचे क्या रखा हमने बताओ, सब म्यूकोसा वाली लेयर। इस सब म्यूकोसा वाली लेयर में क्या मिलेंगे आपको, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगी, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, लिम्फ मिलेंगी, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब क्यों रखा इसको बताओ, क्यों म्यूकोसा के नीचे ही सब म्यूकोसा रखा, तो अभी हम देखेंगे बच्चे। मैंने अभी आपको बता दिया सारी चीजें, आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि इस जो ल्यूमेन है, इसी ल्यूमेन में हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करना है। मतलब डाइजेशन कहां पर करना है, खाली जगह में, ल्यूमेन में, सेल के बाहर करना है। तो यहीं पर इसी ल्यूमेन में क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देंगे। इसी ल्यूमेन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपने सिक्रेट किया है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस खाने का क्या होगा, उस खाने को हम किस में डाल देंगे, यहाँ की जो हमारी एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पर म्यूकोसा की जो सेल्स है, उस म्यूकोसा की सेल उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद एक बात बताइए, खाने का डाइजेशन तो स्टमक में हुआ, लेकिन उस खाने की, उस न्यूट्रिएंट की जरूरत कहां पर है, वो तो पूरी बॉडी में है, वो तो पूरी बॉडी में फैलाना है खाना, ठीक है। तो क्या किया जाएगा बताओ, इस म्यूकोसा सेल्स, ये म्यूकोसा सेल क्या करेंगे, उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और खाने को एब्जॉर्ब इन्होंने कर लिया, अब इस खाने को कहां भेजना है बताओ, हमें पूरी बॉडी में भेजना है, पूरी बॉडी में भेजना है। और पूरी बॉडी में भेजने से पहले, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी पूरी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट को फैलाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड या फिर लिम्फ में डालें, ठीक है, अपने बॉडी फ्लूइड में डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, इस फूड को, जो एब्जॉर्ब फूड है, सबसे पहले तो कहां डालेंगे, इसको म्यूकोसा की सेल में डालेंगे। और म्यूकोसा की सेल क्या करती है, उसको उठाकर तुरंत ब्लड वेसल्स में डाल देती है। किसके अंदर डाल देती है, वो ब्लड वेसल्स में। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उस खाने को लेकर चली जाती हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे स्टमक में जो खाना डाइजेस्ट भी कर दिया, खाने को उठा लिया, और खाने को उठाकर हमने पूरी बॉडी में फैला दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका, अगर आप चाहते हो ब्लड वेसल में डालना उसको, तो ब्लड वेसल होनी भी तो चाहिए। यानी हमारी जो गट है, गट की जो वॉल है, हमारी गट की वॉल में ब्लड वेसल होनी भी तो चाहिए, तभी तो उसके अंदर आप डालोगे। तो गट की वॉल में ब्लड वेसल कहां होनी चाहिए बताओ, कहां रखी है, तो इसी सब म्यूकोसा की लेयर में रखी है। इसी सब म्यूकोसा वाली जो लेयर है हमारी ना, इस म्यूकोसा में तुरंत क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, यहां डाइजेस्ट करेंगे, ल्यूमेन में, म्यूकोसा में एब्जॉर्ब करेंगे, उठा के डाल देंगे ब्लड वेसल में। देखो डाल दिया ब्लड वेसल में। तो हमारी ब्लड वेसल्स कहां मिलेंगे बताओ आपको, जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको सब म्यूकोसा वाली लेयर में, ठीक है। इसकी सब म्यूकोसा, इसमें ब्लड वेसल है। चलिए और आगे चलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने इसके वॉल की बात करें, देखिए इसके वॉल की बात करें, तो हमें पता है कहीं ना कहीं कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा, ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मूवमेंट होती है। कैसी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके अंदर क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो इसका है ना, ये इसके अंदर क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, एक जगह इसकी ट्यूब क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर दूसरी जगह रिलैक्स करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, कुछ इस तरीके का मूवमेंट। देखो ये जो ट्यूब है आपकी, ट्यूब है यहाँ पर, ठीक, ये रिलैक्स करती है, फिर इसका अगला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ये रिलैक्स करती है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ये रिलैक्स करती है। तो इस तरीके से इसके अंदर एक वेव चलती है पूरी, ठीक है। हमारी जो पूरा ट्रैक है बच्चे, डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें पूरा वेव चलता है, ऐसे ऐसे वेव चल रहा है। वो वेव कैसे चलता है बताओ, वो वेव चलता है सर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इधर कॉन्ट्रैक्शन ये रिलैक्सेशन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ये रिलैक्सेशन। तो इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से खाना आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलते हैं इस ट्यूब के अंदर, एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका काम है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन काम होता है मसल का। यानी अगर आप चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो, कहाँ पर, हमारे इस डाइजेस्टिव ट्रैक में। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमारी जो पाइप है, ये पाइप क्या करे बताओ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, ऐसे देखो एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर रिलैक्स करे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर रिलैक्स करे। अगर हम चाहते हैं हमारी ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस तरह चलता रहे, इसके ऐसा होने से क्या होगा बताओ, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसके इस कंपार्टमेंट में जो खाना है, इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जो खाना है, इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो खाना यहाँ से क्या हो जाएगा, वो आगे वाले कंपार्टमेंट में चला जाएगा। और फिर जब ये तुरंत रिलैक्स करेगी तो क्या होगा बताओ, इसके पहले वाले कंपार्टमेंट में जो खाना था इस कंपार्टमेंट में आ जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आगे भेज देगी। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है और खाना आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका काम है, मसल्स का काम है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें इनकी वॉल्स में, ये जो वॉल्स हैं इनकी वॉल्स में हमें क्या डालना पड़ेगा, मसल डालनी पड़ेगी। तो मसल कहाँ रखी है हमने बताओ, तो मसल जिस लेयर में रखा उस लेयर का नाम दिया हमने मस्कुलैरिस लेयर। क्या नाम दिया उसको हमने, मस्कुलैरिस लेयर,
और ये मसल्स जो होती हैं, दो तरह की मसल्स देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और ये दोनों कैसी होनी चाहिए बताओ सर? तो दोनों की दोनों हमारी जो गट की जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल होनी चाहिए। क्यों? हम गट में नहीं चाहते कि हमारा वॉल्यूंटरी कंट्रोल हो। बताओ, गट में वॉल्यूंटरी कंट्रोल होना चाहिए क्या? नहीं सर, गट तो हमारे इनवॉल्यूंटरी फंक्शन होता है, गट का मूवमेंट तो इनवॉल्यूंटरी अपने आप हो रहा है, ठीक है। यानी मेरी गट की जो मसल्स है वो कैसी हैं? स्मूथ मसल्स हैं। लेकिन दो तरह की मसल देखने को मिलेंगे आपको, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्कुलर कहां पर है, लॉन्गिट्यूडनल कहां पर है? ये तो आपको याद रह जाएगा, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलती हैं मस्कुलरिस वाली लेयर में। अब क्वेश्चन ये आता है कि अंदर की तरफ इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि सर्कुलर कहां है और लॉन्गिट्यूडनल कहां है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अंदर से पढ़ाना शुरू किया, बताओ अंदर से सबसे पहले क्या देखा हमने? बताओ, ल्यूमेन देखा। ल्यूमेन के बाहर क्या देखा? बताओ, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा के बाहर बाद क्या देखा? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद में बोल रहा हूँ कि मस्कुलरिस लेयर आएगा। तो अंदर से बाहर चल रहे हो आप, ठीक। चलिए, अंदर से बाहर चल रहे हैं तो बताओ, पहले सी आता है कि पहले एल आता है? अल्फाबेट में पहले सी आता है कि पहले एल आता है? तो सर पहले सी आता है फिर एल आता है। तो जब पहले सी आता है तो पहले सी लिखो फिर एल लिखो, सिंपल सी बात है। और हम तो अंदर से बाहर चल रहे हैं ताकि हम सीक्वेंस वाइज समझ पाए चीजों को, ठीक। तो हमने अंदर से बाहर पढ़ना शुरू किया तो, और पहले सी आता है फिर एल आता है। तो पहले सी मतलब सी फॉर सर्कुलर, फिर एल, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल। मतलब कि अंदर की तरफ सर्कुलर, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल। अब भूलेगा नहीं आपको, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो मस्कुलरिस लेयर में हमने दो लेयर लगा दी मसल की, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल। अंदर की तरफ सर्कुलर, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। चलिए, अब इसके बाद क्या किया होता हमने? इसके बाद हमने इस लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाहर क्या लगा दी? एक और लेयर लगाई, इसको हमने क्या बोला? सीरोसा। क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने? सीरोसा। ये सीरोसा क्या होती है? फिर ये एपिथेलियम होगी, फिर ये एपिथेलियम है आपकी, ठीक है। किसकी बनी हुई? कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल लेयर होगी, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगी और हमारी कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपको ये सीरोसा वाली लेयर बनाएगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अपनी आउटर मोस्ट है, तो आपकी विसरल लेयर भी बोल देंगे इसको, सीरोसा लेयर और विसरल लेयर, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया? बताओ, हमारे गट के अंदर चारों लेयर के बारे में पढ़ लिया कि सबसे अंदर कौन सी आएगी? म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सीरोसा। अब मैं थोड़ी सी और आपको हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पर कि इसको कैसे आप याद कर पाओ कि म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा आना चाहिए कि मस्कुलरिस आना चाहिए। देखो, मस्कुलरिस का मतलब हो गया मसल, ठीक है। अब एक बात देखिए यहाँ पर, अंदर क्या आ गई बताओ? सबसे अंदर तो म्यूकोसा है, ठीक। म्यूकोसा वाली क्या करी बताओ? उसने फूड को एब्जॉर्ब किया। अब फूड को एब्जॉर्ब कराया है तो फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ डालना चाहिए बताओ? ब्लड वेसल। क्यों ऐसा बनाया गया होगा? क्यों उस म्यूकोसा के नीचे ही सब म्यूकोसा है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बना होगा सर, बनते समय जो हमारी एनाटॉमी बनी है उस समय इसलिए ऐसा बना होगा क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने फूड एब्जॉर्ब किया है, म्यूकोसा की जो सेल ने फूड एब्जॉर्ब किया है, उस फूड को हमें पूरी बॉडी में फैलाना है, तो उसके लिए ब्लड में डालना पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर इसके जस्ट बाद आप ब्लड वेसल वाली लेयर ना रख के, बल्कि अगर आप इसके बाद मसल वाली लेयर रख देते, कितना दिक्कत हो जाती है बताओ? इस खाने को पेनिट्रेट करके, मसल वाली लेयर को पेनिट्रेट करके और अंदर भेजना पड़ता, तब उसको ब्लड में डालते, फिर उसको फैलाते पूरी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती। इसलिए क्या किया? इसके जस्ट बाद वाले हमने क्या डाल दिया? ब्लड वेसल डाल दिया। लो, खाना भर दो इसमें। फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने बताओ? तब मसल, और मस्कुलर लेयर भी चाहिए, मसल्स भी चाहिए, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए? मसल्स भी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मसल चाहिए, तो मसल वाली लेयर भी चाहिए थी, तो उसके लिए हमने सबसे बाहर किया। उसके बाद हमने मस्कुलर लेयर रखा और मस्कुलर के बाद उस सबको कवर कर दिया, पैक कर दिया सीरोसा से। तो ये कहानी होगी। अब देखिए, चलिए, यानी ये सारी चीज़ों को समझ में आगे बताओ। और आपको कहीं ना कहीं ये भी पता चल गया कि जो ये म्यूकोसा है, इसी म्यूकोसा वाली लेयर में ही क्या मिलेंगी बताओ? ग्लैंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? ग्लैंड्स, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कहाँ की म्यूकोसा है। ये चारों लेयर जो आपने देखी है बच्चे ना, ये तो आपको हर जगह मिलेगी। हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, जो भी आपने पढ़ा अभी, माउथ से लेकर एनस, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। चारों लेयर हर जगह मिलेगी आपको पूरा, क्योंकि सिंगल ट्यूब ही तो है, बताया अभी मैंने, सिंगल ट्यूब है, ठीक। तो अगर हम बात करें, ये सबसे अंदर वाली लेयर क्या आपकी बताओ? म्यूकोसा वाली लेयर है। और म्यूकोसा वाली लेयर में मैंने क्या बताया? बताइए क्या होगा? ग्लैंड्स मिलेंगे आपके, ठीक है। अब हमें पता है कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ाना पड़ता है, तो कभी इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन कम हो जाता है। अब इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को बढ़ाने और कम करने के काम किसका होता है? तो हमारे नर्वस सिस्टम का है। किसका है? नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। और हमें पता है कभी कभी हमारे गट की मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पेरिस्टाल्सिस जिसको बोल रहे हैं, वो पेरिस्टाल्सिस कभी तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। तो इस पेरिस्टाल्सिस को तेज और स्लो करने का भी काम कौन करेगा बताओ? नर्व करेंगे। हमारे
इस जो वॉल है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है, इस वॉल में नर्व की भी सप्लाई होनी चाहिए। ठीक, अब वो नर्व की सप्लाई कैसे होती है देखिए, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो नर्व्स आ रही हैं वो दो गुच्छे बनाती हैं। यहाँ पर हमारे नर्व जो हैं वो दो गुच्छे बनाती हैं। क्या नाम देते हैं उन गुच्छों का? नाम क्या बोलते हैं? प्लेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? प्लेक्सेस। एक को बोलते हैं मिजनर प्लेक्सेस, ठीक है, एक को क्या नाम दिया बताओ? मिजनर्स प्लेक्सेस। और दूसरी जो प्लेक्सेस बनेगी यहाँ पर, दूसरा जो गुच्छा बनेगा नर्व का, उस दूसरे गुच्छे को हमने नाम दिया है माइंट्रिक प्लेक्सेस। देखिए, माइंट्रिक प्लेक्सेस या फिर ऑरबैक प्लेक्सेस या फिर मिजनर्स प्लेक्सेस। अब ये ऑरबैक प्लेक्सेस क्या होता है या फिर मिजनर्स प्लेक्सेस क्या होते हैं? देखिए, तो ये वाला गुच्छा कहाँ मिलेगा वो देखो आप। मिजनर प्लेक्सेस जो है वो मिलती हैं आपको, ये देखो, ये आपकी म्यूकोसा हो गई और ये आपकी सब म्यूकोसा हो गई और ये आपकी सर्कुलर मसल लेयर और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है आपकी। ठीक है, तो सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल के बीच में जो गुच्छा मिलता है, सब म्यूकोसा वाली लेयर और सर्कुलर मसल वाली जो लेयर है, उनके बीच में जो नर्व का जो गुच्छा होता है, जो प्लेक्सेस होता है, उसको हम बोलते हैं मिजनर प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? मिजनर्स प्लेक्सेस। अब मैंने बताया कि जो गुच्छे हैं, जो नर्व है, नर्व क्यों आ रही है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में? ताकि वो डाइजेस्टिव ग्लैंड का सिक्रेशन कंट्रोल कर पाए और हमारे गट की मोटिलिटी को कंट्रोल कर पाए। तो अब बताओ, अगर इसको आपको इन दोनों में से एक काम देना है तो कौन सा काम देना आप पसंद करोगे? अच्छा सर, यहाँ पर है और ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा के अंदर यहाँ पर ग्लैंड है, तो इसको पता है, इसको काम दे दीजिए आप सिक्रीशंस का, ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का। क्यों? उसके पास में है, ये देखो कंट्रोल कर लेंगे इसको यहीं से, तो ये ग्लैंड के सिक्रेशन। यानी में समझ में आ गया कि जो मिजनर्स प्लेक्सेस होते हैं उनका काम होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन को कंट्रोल करना, उसका काम है मिजनर्स प्लेक्सेस का। और दूसरा जो गुच्छा बनाया वो कहाँ बनाया हमने? तो दूसरा गुच्छा हमने बनाया है, ये देखिए, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल जो मसल की लेयर है उसके बीच में, और दो मसल की लेयर के बीच में बनाया, यानी मसल के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होगा। यानी ये किसको कंट्रोल करेगा? ये माइंट्रिक प्लेक्सेस वाला किसको कंट्रोल करेगा बताओ? ये कंट्रोल करेगा हमारे पेरिस्टालसिस को। किसको? पेरिस्टालसिस। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हमें समझ में आ गया कि माइंट्रिक प्लेक्सेस कंट्रोल करेगा किसको? पेरिस्टालसिस को। और हमारी जो मिजनर्स प्लेक्सेस हैं वो किसको कंट्रोल करेंगे बताइए? मिजनर्स प्लेक्सेस हमारी कंट्रोल करेंगी वो ग्लैंड के सिक्रीशन को। अब बात ये आती है, ये तो आपको समझ में आ गया, माइंट्रिक इन दोनों के बीच वाला मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, इन दोनों के बीच वाला ग्लैंड के सिक्रीशन को, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब ये भूल जाएगा आपको कि कौन कहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में माइंट्रिक था कि मिजनर था, ये भूल जाओगे फिर आप। इसको कैसे याद रख सकते हो? कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर देखो, एम और एम दोनों में कॉमन है। अच्छा, दूसरा लेटर देखो ई और इसमें दूसरा लेटर वाई। अब बताइए, हो गई दिक्कत? ठीक है, तो दूसरा ई वाई, पहले ई आएगा कि पहले वाई आएगा? तो पहले ई आएगा, तो जो पहले आएगा उसको पहले लग दो, तो मिजनर्स को पहले लग दो, यानी पहले किसके बीच में? सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल के बीच में रख दो। और वाई बाद में आता है तो वाई को बाद में रखो, मतलब सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में रखो। तो इस तरीके से आपको अब ये भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि मिजनर कहाँ पर आता है और माइंट्रिक कहाँ आता है। मिजनर पहले आएगा, माइंट्रिक पहले आएगा। और जो बड़े हैं उनके दो नाम होंगे। कौन बड़ा है? माइंट्रिक वाला बड़ा है तो दो नाम रखेगा, उसको कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता कोई। तो माइंट्रिक वाले को ही हम बोलते हैं ऑरबैक प्लेक्सेस, और मिजनर वाला छोटा है, ई छोटा वाला है, मतलब एक ही नाम है उसके, गरीब आदमी है, एक ही आदमी। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया बताओ? हमने इन सारी वॉल के बारे में देख लिया। ये नॉर्मल कॉमन जो है हर जगह जो मिलेगा वो आपने देख लिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, अभी आप ईसोफेगस पढ़ोगे, स्टमक पढ़ोगे, ड्यूडेनम पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो अलग अलग चीज़ें जो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या बच्चे कि हमारे अलग अलग जगह पर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह पर इन चारों लेयर की, कहीं पर सिरोसा का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, कहीं पर सिरोसा को मॉडिफाई कर रही होगी, कुछ अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, कहीं पर ये मस्कुलर लेयर का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, अभी दो ही हैं, कहीं पर तीन हो जाएंगी वो, कहीं आपको सब म्यूकोसा वाली लेयर में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। सब म्यूकोसा में क्या बताओ, हमारे यहाँ पर वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, कहीं देखोगे वहाँ पर ग्लैंड आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चे हम देखेंगे रेस्पेक्टिव, जब वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहीं मैं आपको बताता चला जाऊँगा कि देखो यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन इन चारों लेयर का मॉडिफिकेशन आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा। सब म्यूकोसा वाली लेयर में क्या देखा हमने बताओ, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगी इसमें, विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हमारे सब म्यूकोसा में, ठीक है। मस्कुलरिस की बात करें तो बच्चे इसमें क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है, मसल्स होती हैं, और मसल्स कैसी होती हैं, स्मूथ मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल ही होनी चाहिए सर, ठीक है। और दो तरह की हैं
सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर वाली कहाँ पर होंगी? इनर, ठीक है, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इनर सर्कुलर और आउटर, ठीक है, जो पहले सी पहले फिर एल बाद में, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। और अभी देखा मैंने बताया आपको कि सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल के बीच में जो प्लेक्सस था उसको क्या नाम दिया था बताओ? मिजनस प्लेक्सस। और वो मिजनस प्लेक्सस क्या कर रहा था? वो सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा था। इट कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ गट, ठीक है। और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में जो प्लेक्सस था उसको क्या बोला हमने? माइंटरिक प्लेक्सस। ये क्या कंट्रोल कर रहा था? पेरिस्टाल्सिस को, ठीक है, इट कंट्रोल कर रहा था पेरिस्टाल्सिस को। आ जाइए, उसके बाद सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हमारी? सीरोसा लेयर। सीरोसा लेयर को क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, फिर मिजोथेलियम बोलते हैं, अरे मिजोथेलियम, ठीक है। फिर हमारे किसी भी जो कोई भी जो हमारे विसरल ऑर्गन है उनकी आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोल देते हैं? मतलब विसरल लेयर ही बोलते हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर को, विसरल पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? स्मूथ किसकी बनी होता है और क्या क्या होगा इस सीरोसा वाली लेयर में? मिजोथेलियम में क्या मिलेगा आपको? स्मूथ स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, ठीक है, जो इसकी मिजोथेलियम है, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होंगी तुम्हारी, ठीक है। तो हमारी सीरोसा वाली लेयर में क्या मिलेगा हमको? स्मूथ स्क्वेमस एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।